गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को। देखिए, एक नया पेपर अपन शुरू करने जा रहे हैं, आपका थर्ड पेपर, जिसका नाम है डायनेमिक्स और स्टैटिक्स। ठीक है। इसके अंतर्गत आपके 3 यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, गति विज्ञान। जो 2 यूनिट और रह जाएंगी वो आएंगी स्टैटिक्स के अंदर, स्थिति विज्ञान के अंदर। ये आपका पेपर थर्ड है और ये इसका पहला लेक्चर है अपना। ओके, तो अपन इसके अंतर्गत आपके 3 यूनिट पढ़ेंगे गति विज्ञान के अंतर्गत। ये एक तरीके से आप समझ सकते हो कि है ना, फिजिक्स ही है, बस ये मैथ के अंतर्गत शामिल कर दी गई। देखिए, अगर अपन इसकी बात करें तो यांत्रिकी के बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना, मैकेनिक्स। ये इसकी 2 शाखाएं होती हैं। ये यांत्रिकी की 2 शाखाएं होती हैं, एक होती है गति विज्ञान, एक होती है स्थिति विज्ञान। इसको डायनेमिक्स बोलते हैं, इसको स्टैटिक्स बोलते हैं। होता क्या है कि ये यांत्रिकी की वह शाखा है जिसमें जो आपके कार्यशील बल होते हैं, जो क्या होते हैं, कार्यशील बल होते हैं, उनके द्वारा गतिशील पिंडों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। और यहाँ पे स्थिर पिंडों का अध्ययन किया जाता है। पिंड समझ लो या कण समझ लो, जो भी समझ लो। ठीक है। तो जो आपका कण या पिंड है उसके अंदर गति का अध्ययन किया जाता है, किसके द्वारा, कार्यशील बलों द्वारा। यानी जो कण है, पिंड है, उस पर जो आपका यदि बल लग रहा है, जो कार्य कर रहा है, तो उसके द्वारा उसकी जो गति में परिवर्तन हुआ है वो किस प्रकार हुआ है, उसका अध्ययन किया जाएगा गति विज्ञान। ओके, तो एक सिंपल सी चीज है, यांत्रिकी के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसमें गतिशील और स्थिर दोनों बलों का, जो दोनों कणों पर अध्ययन किया जाता है, कार्यशील बलों का, उसकी 2 शाखाएं हैं, गति विज्ञान और स्थिति विज्ञान। ठीक है। तो अपन सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, गति विज्ञान के बारे में। अब देखिए, कुछ है ना सिंपल सिंपल चीजें हैं, उनका आपको पता होगा। जैसे वेग v है तो उसका मान dx अपॉन dt। यहाँ x क्या है, विस्थापन, तो dx अपॉन dt को क्या बोलेंगे, विस्थापन में परिवर्तन की दर। ठीक है। और ये परिवर्तन में लगा समय, तो v का मान dx अपॉन dt। त्वरण की बात करें तो उसका प्रतिचिन्ह आपको a भी मिलता है, f भी मिलता है। मान क्या हो जाएगा, d2xy dt स्क्वायर या dv बाई dt। एक ही बात है, यहाँ से इसका एक बार और अवकलन करोगे, ये dv बाई dt हो जाएगा, ये d2xy dt स्क्वायर हो जाएगा। विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग, और वेग में परिवर्तन की दर वो आपका त्वरण। ठीक है। ऋणात्मक त्वरण होता है, उसको बोलते हैं मंदन। ठीक है। ये कुछ इसकी आज कॉमन बातें हैं, बेसिक बातें हैं, आपने पढ़ी होगी ये। या देखो, आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो, जो आपका dv अपॉन dt है, इसको क्या लिख सकते हो, एक dv बाई dx और dx बाई dt। जो dx बाई dt इसको v लिख सकते हो, तो ये मान हो जाएगा। ठीक है। तो जो आपका त्वरण है, चाहे आप उसको a से प्रदर्शित करो, f से प्रदर्शित करो, उसका मान आप dv अपॉन dt भी लिख सकते हो, उसका मान आप d2x बाई dt स्क्वायर भी लिख सकते हो, और उसका मान v dv बाई dx भी अप्लाई कर सकते हो। ये कॉमन बातें हैं, आपने जैसे पढ़ी हुई। ओके, तो आप इनको थोड़ा सा ऐसे कैसे लिख लीजिए। अपन शुरू करते हैं अपना पहला डेरिवेशन। ओके, लिखो।
अपना पहला डेरिवेशन है अर्य तथा अनुप्रस्थ वेग। ओके, यूनिट फर्स्ट है, चैप्टर नंबर भी फर्स्ट। इसी के अंतर्गत ये अपनी यूनिट का पार्ट है अर्य तथा अनुप्रस्थ वेग। तो वेग तो आप जानते हो, दो प्रकार से वेग ज्ञात करना है, एक अर्य वेग और एक अनुप्रस्थ वेग। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक अर्थ बता दूं, एक सिंपल सा अर्थ आप समझो अर्य और अनुप्रस्थ। अर्य का मतलब है जैसे ये आपका कण है तो इसकी दिशा में, इसकी दिशा में, और अनुप्रस्थ का क्या मतलब है, इसके लंब। ओके, समझ गए होंगे तब एकदम सिंपल सा अर्थ है इसका कि जो अर्य है और जो अनुप्रस्थ है उनका क्या मतलब होता है। कोई भी आपका कण है, पिंड है, तो उसकी दिशा में यदि आप वेग ज्ञात कर रहे हो तो वो अर्य वेग, और यदि उसके आप वेग ज्ञात कर रहे हो लंबवत तो वो जाएगा अनुप्रस्थ वेग। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसका डायग्राम बनाना है। ठीक है, अगर एग्जाम में आएगा तो केवल इतना आएगा कि अर्य वेग जो अनुप्रस्थ वेग है उनके व्यंजक प्राप्त कीजिए, बस इतना लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, तो आपको इसका डायग्राम बनाना होगा। अगर डायग्राम बन जाएगा तो फिर आगे से आगे अपने आप ही होता चला जाएगा। देखिए डायग्राम बना किस प्रकार बनाओगे आप। ओएक्स को क्या बोलोगे, प्रारंभिक रेखा, जो कि आपकी एक्स अक्ष होती है। इसको क्या बोलोगे, प्रारंभिक रेखा एक्स अक्ष। ठीक है, तो प्रारंभ में आपका कण है वो कहाँ पे है, वो मूल बिंदु ओ पर है। इसके निर्देशांक 0 0। ठीक है, ये टी समय बाद में कण की स्थिति है, कि टी समय बाद में जो आपका कण है वो कहाँ पे पहुंच जाता है, वो बिंदु पी पर पहुंच जाता है। स्टार्टिंग में कहाँ था, प्रारंभ में बिंदु ओ पर था, मूल बिंदु पर, और वो कहाँ पे पहुंच जाता है, बिंदु पी पर पहुंच जाता है टी समय बाद में, जहाँ पे उसके निर्देशांक क्या है, आर थीटा। आर दूरी, तो इसका मतलब ओ से पी तक जो इसने दूरी तय की है कण ने, वो कितनी दूरी है, आर, और जो थीटा है उसका क्या मतलब है कि जो आपकी ओपी रेखा है वो प्रारंभिक रेखा ओएक्स के साथ कितना कोण बनाएगी, ये थीटा कोण बनाएगी। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। ओके, अब देखिए आगे। ये टी समय पर आपका जो कण था वो बिंदु पी पर था। अब इसमें आपको परिवर्तन करना है, क्या, टी प्लस डेल टी समय बाद में, यानी उसमें थोड़ा सा समय आपको वो लेना है कि उसमें डेल टी समय और जोड़ दें, तो आपका कण कहाँ पहुंच जाएगा, ये बिंदु क्यू पर पहुंच जाएगा टी प्लस डेल टी समय बाद में। तो उसके जो बिंदु क्यू है उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ये बिंदु क्यू के निर्देशांक, यदि जो टी है उसमें आप डेल टी समय जोड़ रहे हो तो आर में भी डेल आर जोड़ दो, और जो थीटा है उसमें भी डेल थीटा ऐड कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो जो दूरी है वो कहाँ से नापी जाएगी, वो मूल बिंदु से नापी जाएगी। तो ओ से क्यू तक की दूरी कितनी हो जाएगी, आर प्लस डेल आर। जो आपका पहला निर्देशांक होगा वो दूरी होगी, और दूसरा निर्देशांक होगा कोण होगा। जैसे काल के निर्देशांक में पहला निर्देशांक एक्स का होता है, दूसरा वाई का मान होता है। ठीक है, उसी प्रकार से, और जो कोण आपका है ना थीटा प्लस डेल थीटा, वो क्या हो जाएगा, ये थीटा प्लस डेल थीटा हो जाएगा। कौन सा कोण, जो ओक्यू रेखा आपको दिखाई दे रही है, ये प्रारंभिक रेखा ओएक्स है, उसके साथ कितना कोण बना रही है, थीटा प्लस डेल थीटा। तो ये चीजें आपको समझनी है कि किसी बिंदु के लिए आप अपना निर्देशन, जो इसके निर्देशांक है वो अप्लाई करते हो, तो वो होंगे कहाँ कहाँ पे। ठीक है, ओपी आर होगा, ओक्यू आर प्लस डेल आर होगा। जो ओपी रेखा है वो प्रारंभिक रेखा के साथ अपना थीटा कोण बना रही है, ओक्यू रेखा है वो प्रारंभिक रेखा के साथ थीटा प्लस डेल थीटा कोण बना रही है। ये कोण है थीटा प्लस डेल थीटा, ये कोण है थीटा, तो ये कोण कितना हो जाएगा,
ये कौन हो जाएगा डेल थीटा। ओके, तो देखो अगर अपन इसकी बात करें अर्य दिशा की तो इसकी अर्य दिशा हो जाएगी ओ पी। ठीक है, और यदि इसका अपन देखें कि जो डेल टी समय है उसमें जो आपका कण है उसका विस्थापन कितना हुआ है, तो अपन बोल सकते हैं कि उसका विस्थापन हुआ है जीवा पी क्यू। इसको क्या बोलेंगे, आप इसको बोल सकते हो जीवा पी क्यू। और डेल टी समय अंतराल में जो कण का विस्थापन हुआ है वो कितना हुआ है, वो हुआ है जीवा पी क्यू के रूप में। अब देखो जो जीवा पी क्यू है ये आपकी एक लंबवत नहीं है, तो क्या करेंगे इसके अपन दोनों घटक ज्ञात करेंगे, एक अरीय घटक और एक अनुप्रस्थ घटक। तो अरीय घटक तो हो जाएगा, यहाँ पे बिंदु पी है, ये यहाँ पे कण है तो इसकी दिशा में हो जाएगा। अब एक होगा इसके लंबवत, तो करना क्या है देखिए आपको, आपको बिंदु Q से डालना है लंब। कहाँ पे डालना है लंब, ये लंब डालना है जो आपकी रेखा OP है उसके ना बढ़ी हुई रेखा पर, या ऐसे भी बोल सकते हो कि रेखा OP पर, क्योंकि ये रेखा OP है। हालांकि इसको थोड़ा बढ़ा दिया है, तो ऐसे बोल सकते हो कि बिंदु Q से आपको क्या करना है, जो रेखा OP है उसको थोड़ा सा अपन बढ़ा देते हैं, विस्तार कर देते हैं, उसके बाद में इसमें डालते हैं लंब। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को दोनों पता चल जाएगा, ये जीवा है ये इसका अनुप्रस्थ हो जाएगा और ये इसका अरीय हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए आगे, ये तो तीर के निशान है, ये दर्शा रहे हैं अरीय दिशा और अनुप्रस्थ दिशा। ये कण है यहाँ पे, देखो प्रारंभिक कण कहाँ पे था, बिंदु O पे था, मूल बिंदु पे था। टी समय बाद में बिंदु P पर है, टी प्लस डेल टी समय, यानी यहाँ पर जो समय है उसके बाद में यदि डेल टी समय और लेते हैं तो यहाँ पे कण पहुंच जाता है बिंदु Q पे, तो R में वृद्धि हो जाएगी डेल R, और जो थीटा उसमें वृद्धि हो जाएगी डेल थीटा, तो ये कौन हो जाएगा डेल थीटा। ठीक है, तो जो यहाँ पे इसकी अरीय दिशा कौन सी होगी, वो होगी ओपी के अनुदिश दिशा, आप इस तरीके से समझ सकते हो, और जो इसकी अनुप्रस्थ दिशा होगी वो होगी ओपी के लंबवत। इनको बोलते हैं अरीय दिशा और अनुप्रस्थ दिशा। उम्मीद है आपके समझ में आ गई होंगी चीजें। यहाँ पे ये डायग्राम आपके अच्छे से क्लियर होना चाहिए, बिंदु पी क्या है, क्यू क्या है, टी एम क्या है, क्यू एम क्या है, सब चीजें। ओके, तो अब अपन इसकी थ्योरी लिखते हैं, और थ्योरी आपको ये डायग्राम बनाना है और उसी के अनुसार इसमें अप्लाई कर देनी है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि एक सेम तरीके से लिखा जाए, आपको जैसे पता हो उसी हिसाब से आप लिख दीजिए, बस अगर चीजों को सही लिखोगे। देखिए शुरू करते हैं। यहाँ प्रारंभ जो कण है वो कहाँ पे है, मूल बिंदु O पे है, 0 0 पर है, जहाँ OX के है प्रारंभिक रेखा। ठीक है, और O है, इसको आप ना ध्रुव भी बोल सकते हो। ठीक है, O को क्या बोल सकते हो, ध्रुव भी बोल सकते हो, वो एक ही चीज है। अब देखिए टी समय बाद में जो आपका कण है वो कहाँ पे है, वो बिंदु P पर है।
तो अपन बोल देंगे कि टी समय बाद में यानी टी समय पश्चात जो कण की स्थिति है, मतलब जहां पर कण है वो क्या है, बिंदु पी है। पी के निर्देशांक आर थीटा, आर थीटा तो आर को डिफाइन कर देंगे और थीटा को डिफाइन कर देंगे। आर क्या है, जहां ओपी इज इक्वल टू आर और कोण एक्स ओपी इज इक्वल टू थीटा। ओके, अब इसी प्रकार जो बिंदु क्यू है उसके बारे में बता देंगे। तो ये नई चीज थी आपके लिए, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आई होगी। थोड़ा सा इसमें आपको जो फिजिक्स से रिलेटेड है उसका थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा उन चीजों को आपके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक है आर्य और एक है अनुप्रस्थ, ये दोनों चीजें हैं और आपको इनको थोड़ा सा ठीक से समझना होगा। ओके, ये डायग्राम बनाइए आप अच्छे से, नोट कीजिए। अब देखिए बिंदु P के बारे में अपन ने बता दिया, अब बताते हैं बिंदु Q के बारे में। तो देखिए ये बिंदु Q के बारे में आप आसानी से बता दोगे कि यदि जो आपका T प्लस डेल्टा टी समय पश्चात है वो कण की स्थिति क्या है, बिंदु Q है, जहाँ पे Q के निर्देशांक R प्लस डेल आर और थीटा प्लस डेल थीटा। R प्लस डेल आर को बता दो क्या है, ये OQ का मान है, ये दूरी OQ है और जो कोण अक्ष OQ है वो क्या है, थीटा प्लस डेल थीटा। यदि ये कोण है डेल थीटा, इसको दर्शाना चाहो तो इसको भी दर्शा सकते हो आप। ये कौन सा कोण है, देखो कोण POQ, ये क्या हो जाएगा, कोण XOQ माइनस कोण XOP। XOQ ये थीटा प्लस डेल थीटा और ये थीटा, इसका मान डेल थीटा, तो इसको भी दर्शा देना साथ में। ओके, अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है और इसी को आपको समझना है। देखो आप अपना जो डेरिवेशन है उसका नाम है अरे वेग और अनुप्रस्थ वेग। वेग यानी विस्थापन में परिवर्तन। अब अरे की जो परिभाषा वो आपको मैंने बता दिया कि उसकी दिशा में, और अनुप्रस्थ का मतलब है उसके लंब। तो देखो डेल टी समय अंतराल में जो कण का विस्थापन है वो कितना है, 0 है। अब ये अपना जो विस्थापन है इसको आपको दो प्रकार से परिभाषित करना है, एक अरीय और एक अनुप्रस्थ। ठीक है, तो देखो जो इसका अरीय विस्थापन होगा वो क्या होगा, अरीय विस्थापन मतलब इसकी दिशा में। तो यहाँ पे जो कण था टी समय पर उसका जो विस्थापन हुआ वो हुआ पी एम,
कौन सा विस्थापन? उसके अनुदिश। अनुदिश मतलब आइए, और जो लंबवत विस्थापन हुआ वो कितना हुआ? QM हुआ, क्योंकि जो जीवा है वो आपकी न तो लंबवत है न उसके अरीय दिशा में, मतलब क्षैतिज है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो जो जीवा है उसको दो प्रकार से अपन डिफाइन करेंगे, एक तो उसकी अरीय दिशा में और एक उसके अनुप्रस्थ दिशा में। और अगर आप इसको समझो तो OP है वो इसकी अरीय दिशा है और PN है वो इसकी क्या है? अनुप्रस्थ दिशा, मतलब ये दिशा का सूचक है। इस तरीके से इसकी दिशा सेम ही तो है। ओके, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जो इसका विस्तार है वो क्या है? जीवा PQ है, और जो जीवा PQ है तो वहां से बिंदु Q पर यदि OP की बढ़ी हुई रेखा पर हम डालते हैं लंब क्या? QM, तो इसका जो विस्थापन है वो दो प्रकार से डिफाइन होगा, एक तो इसके अनुदिश विस्थापन और एक इसके लंबवत विस्थापन। ओके, तो वो हो जाएगा PM और QM, वहां से अपना जो व्यंजक है वो प्राप्त होगा। ठीक है, और बातें समझ में आ गई होंगी आपके। आप इसको और लिखिए, फिर अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं थोड़ी सी। इसके बाद क्या करना है, जो बिंदु Q से जो आपको लंब डालना है किस पर? OP की बढ़ी हुई रेखा पर। कौन सा लंब डालना है? QM लंब डालना है। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए अपन परिभाषित करेंगे। तब OP के अनुदिश, OP के अनुदिश तथा लंबवत जीवा PQ के विस्थापन के घटक क्रमशः PM व QM होंगे। ये आपको समझना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या है देखो, तब OP के अनुदिश, तो एक तो हो जाएगा OP के अनुदिश। OP के अनुदिश कौन सा हो जाएगा? विस्थापन PM है किसका? जीवा PQ का। ठीक है, और तथा इसके लंबवत ये जीवा PQ के विस्थापन के घटक, तो एक तो हो जाएगा PM तो कौन सा हो जाएगा? अनुदिश हो जाएगा, और QM क्या हो जाएगा? इसका लंबवत विस्थापन का घटक है किसके? जीवा PQ, जीवा PQ। ओके, तो ये क्या हो जाएंगे? घटक। देखो इसमें सारी चीजें हो गई। OX के बारे में बता दिया, बिंदु P के बारे में बता दिया, Q के बारे में बता दिया, QM हो गया, PM हो गया। अब PN के बारे में और बता दीजिए आप। एंड जो OP और PN है, एक OP और एक PN, ये क्या है? क्रम के क्रम से अरीय दिशा और अनुप्रस्थ दिशा है, कि ये यहाँ पे इसकी अरीय दिशा है और ये इसकी अनुप्रस्थ दिशा है। विमान कहीं भी उसके जैसे अपन ने OP लिया है तो इसकी दिशा में होगा कहीं ना कहीं, ये अनुप्रस्थ है तो इसके साथ होगा कहीं ना कहीं, जैसे कि ये यहाँ पे। ओके, तो ये थोड़ी सी इसकी थ्योरी है जो कि आपको इसमें लिखनी ही होगी, और ये तभी लिखी जाएगी जब आप डायग्राम अच्छे से बनाओगे और चीजों को अच्छे से समझोगे। पहली क्लास है
थोड़ा सा अजीब सा आपको लग रहा होगा, लेकिन ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगी धीरे धीरे। ओके, आप इसको यहाँ तक लिखो, फिर करते हैं आगे। अब देखिए, यहाँ से आपका ये स्टार्ट होता है क्वेश्चन। यदि u तथा v क्या है, OP के अनुदिश तथा लंबवत बिंदु P पर वेग के घटक है। अभी वेग ले लिया अपन ने कि एक है वो u है, एक v है। u कहाँ है, OP के अनुदिश है, v कहाँ है, OP के लंबवत है। ठीक है, और कहाँ पर है, बिंदु P पर वेग के घटक है। ये अपन ने लिए घटक का, ये कहीं भी हो सकता है। देखो तो अपन यहाँ पे मान इसका ज्ञात करेंगे। तो देखिए, तो u है उसका मान क्या हो जाएगा, तो ये u की परिभाषा हो जाएगी। इसको आपको समझना है। देखो u क्या है, वेग का घटक है, कहां पर है, OP के अनुदिश। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, OP के अनुदिश और लंबवत। देखो u लिमिट डेल t टेंड्स टू 0, मान क्या हो जाएगा, देखो वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन और जो परिवर्तन में लगा समय। तो डेल t समय अंतराल में OP के अनुदिश, क्योंकि यहाँ पे दो वेग है, एक अनुदिश है, एक लंबवत है। तो ये है OP के अनुदिश कण का विस्थापन और विस्थापन में लगा समय। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये केवल परिभाषा है वेग की। अब वेग यहाँ पे दो प्रकार से डिफाइन है, तो एक अनुदिश ले लिया, एक अनुप्रस्थ ले लिया। तो मान क्या आएगा, देखिए देखिए, तो डेल t समय अंतराल में OP के अनुदिश कण का विस्थापन हुआ कितना हुआ है, Pm। ये अपन है ना दोनों के बारे में लिख दिया है, Pm के बारे में लिख दिया और Qm के बारे में। तो ये जो विस्थापन है कितना है, Pm हो जाएगा अपॉन जो अपना समय है वो कितना है, डेल t। अब मान ज्ञात करते हैं यहाँ से किसका, Pm का, जो ये दूरी है इसका ज्ञात करते हैं। तो Pm को क्या लिख सकते हैं, देखो क्वेश्चन डायग्राम से, लिमिट डेल t टेंड्स टू 0। देखो Pm को ऐसे लिखते हैं, OM माइनस OP। तो क्या बच जाएगा, Pm दूरी बच जाएगी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब OM और OP इनके दोनों के मान अपने पास है। जो OP है इसका मान तो कितना है, R है, और OM का मान ज्ञात हो जाएगा। होगा कैसे, वो देखिए, आपको संपूर्ण त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा ONQ से। ठीक है, ये इसका लंब, ये आधार और ये कर्ण। ठीक है, अब OM देख लीजिए क्या है, OM आधार, आधार कहाँ पे आता है, कोस में। तो मान हो जाएगा कोस का, क्या होगा, कोस, कोण क्या है, डेल थीटा। ये जो त्रिभुज है इसका कोण डेल थीटा, तो कोस डेल थीटा। आधार क्या है इसका, OM और कर्ण OQ।
ओ एन का मान क्या जाएगा, ओ एन का मान आ जाएगा ओ क्यू इंटू कोस डेल थीटा। ओके, कोई परेशानी नहीं है। अब ये ओ एन और ओ पी है, उनके मान अप्लाई कर देते हैं। ओपी का मान आपको पता ही कितना है, आर है। ओके, तो ये इसका पहला जो अनुदिश विस्थापन हुआ है टीएम, उसके संगत जो यू है उसका अपन मान ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इसी प्रकार बी का हो जाएगा, उसमें क्या होगा, ओपी के लंब हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल तो यहाँ पे ये मान रखते हैं और इसको हल करते हैं। आप लिखो, इसको करो। तो देखो, जो ओ है उसका मान ओ क्यू, और जो ओ क्यू है उसका मान आर प्लस डेल आर, साथ में कोस डेल थीटा, और ये माइनस का ओपी यानी आर अपॉन डेल टी। ठीक है इतना। ये प्रसार होता है कोस अक्ष का। इसी प्रकार से प्रसार करना है किसका, कोस डेल थीटा। जहाँ पे डेल थीटा है वो बहुत ही कम मान है, जैसे डेल टी समय अंतराल बहुत कम समय अंतराल है, डेल आर वो बहुत कम दूरी है। इसी प्रकार से डेल थीटा वो बहुत ही कम कोण है, कम मान का कोण है। कोस देखो डेल थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 1 माइनस डेल थीटा का होल स्क्वायर और फैक्टोरियल 2 प्लस डेल थीटा की पावर 4 और फैक्टोरियल 4, इस तरीके से माइनस आर अपॉन डेल। अब करना क्या है, देखो जो डेल थीटा वो बहुत ही कम है, तो इसका मतलब जो डेल थीटा का स्क्वायर होगा वो और भी कम होगा, और डेल थीटा की पावर 4 है वो और भी कम होगा। तो करना क्या है, तो डेल थीटा की आपकी उच्च घात है उनको नगण्य मानकर छोड़ने पर मान क्या बचेगा, देखिए यहां से मान बचेगा केवल 1, आगे वाले सारे मान छोड़ देंगे यानी 0 अपॉन डेल टी। ठीक है इतना। लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, ये बचेगा 1, तो आर प्लस डेल आर, ये आर है यहाँ पे। तो यहाँ से मान केवल कितना बचेगा, आर प्लस डेल आर, ये माइनस आर अपॉन डेल टी, ये आर से आर कैंसिल। ओके, आगे यू का मान, इसी प्रकार से वी का मान आ जाएगा। ओके, लिखो यहाँ तक। u is equal to लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, ये बचेगा डेल आर बाई डेल टी, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डी आर बाई डी टी। ठीक है, या इसको आप लिख सकते हो आर डॉट।
आर डॉट का मतलब है कि आर का एक बार अवकलन डी आर बाई डी टी। तो जो u है उसका मान आया डी आर बाई डी टी, या उसको बोल सकते हो आप आर डॉट। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। इसी प्रकार मान निकल जाएगा v का। तो देखिए उसका और ज्ञात करते हैं। जो v है उसमें कहाँ पे परिवर्तन होगा, ये ओपी के लंबवत विस्थापन है, ठीक है। तो v है उसका मान लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, डेल टी समय अंतराल में ओपी के लंबवत विस्थापन और विस्थापन में लगा समय यानी डेल टी। ये कितना हुआ है क्यू एन, ये कितना हुआ है क्यू एन। जैसे अपन ने पी एन को हल किया था उसी प्रकार क्यू एन को हल लेंगे, ठीक है। तो पी एन को तो अपने लिखा था ओ एन माइनस ओ पी, क्यू एन को यहाँ पे ऐसा लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि जो संपूर्ण त्रिभुज है उसमें क्या है लंब है, तो साइन के रूप में आ जाएगा। देखिए वही आपका संपूर्ण त्रिभुज ओ एन क्यू से आपकी बात माना जाएगा साइन का, तो साइन डेल थीटा ये आपका लंब क्यू एन और ये करण क्यू एन ओ क्यू। तो क्यू एन का मान क्या होगा, ये ओ क्यू इधर आ जाएगा यानी आर प्लस डेल आर साइन डेल थीटा। ये मान अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो क्या मान प्राप्त होगा, देखिए अपने पास v इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, क्यू एन का मान r प्लस डेल आर साइन डेल थीटा अपॉन डेल टी। अब यहाँ से दो तरीके अपने पास, एक तो आप इसका जो विस्तार कर सकते हो साइन डेल थीटा का, जैसे कोस एक्स का प्रसाद था उसी प्रकार साइन एक्स का प्रसाद एक्स माइनस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 इस तरीके से, ठीक है। नहीं तो देखो दूसरा तरीका है अपन उससे भी इसको कर सकते हैं। आप इसको यहां तक लिखिए एक बार, यहां तक नोट करो इसको। इसको देखो आप ऐसे लिख सकते हो, ये आर प्लस डेल आर था साइन डेल थीटा, तो ये अपॉन में डेल थीटा और ये डेल थीटा बाई डेल टी, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ओके। इसको देखो मैंने इस प्रकार लिखा है, लिमिट ये डेल आर टेंड्स टू 0 आर प्लस डेल आर, लिमिट ये डेल थीटा टेंड्स टू 0 साइन डेल थीटा अपॉन डेल थीटा, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल थीटा बाय डेल टी।
मैंने क्या किया है, ये जो आपके तीन पद है तीनों को अलग अलग लिखा है, आर प्लस टेन आर साइन डेल थीटा अपॉन डेल थीटा और ये डेल थीटा बाई डेल टी। और अब देखो जब जो समय है जो उसमें वृद्धि हो रही है वो डेल टी हो रही है, तो जो दूरी है उसमें कितनी हो रही है डेल आर, तो डेल आर के संगत लिमिट आ जाएगी और जो कोण है वो डेल थीटा। ठीक है, तो ये इसी के संगत है डेल टी समय अंतराल के संगत। ओके, तो समझ में आ गई होगी मेरी बात। तो यहाँ से देखो इसको आप क्या लिखोगे, यहाँ पे भी इसकी बात करें तो ये यहाँ पे इसको लिमिट अप्लाई करोगे आर प्लस जीरो, ये आपने पढ़ा होगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन h अपॉन h 1, ये 12th क्लास में था। और इसको क्या लिखोगे डी थीटा बाई डी टी, जैसे से पहले वाले को लिखा था डी आर बाई डी टी, इसी प्रकार इसको क्या लिखोगे डी थीटा बाई डी टी। तो जो v है उसका मान कितना आया, v का मान आया r डी थीटा बाई डी टी, या शॉर्ट रूप में ऐसे भी लिख सकते हो r थीटा डॉट, है ना। थीटा डॉट का मतलब उसका एक बार मतलब यानी डी थीटा बाई डी टी। तो ये मान थे u और v के, जहाँ पे u और v क्या है OP के अनुदिश और जो लंबवत है वो वेग के घटक है। ये अपना पहला डेरिवेशन था अर्य वेग और अनुप्रस्थ वेग। जहाँ पे u है वो अर्य वेग को परिभाषित कर रहा है OP के अनुदिश वेग, और जहाँ v है वो अनुप्रस्थ वेग को परिभाषित कर रहा है OP के लंबवत वेग का कोई घटक है। ठीक है, चीजें समझ में आई होंगी आपके। ये डायग्राम बनना चाहिए अच्छे से, फिर जो ये डायग्राम है इसको देख के ही आप अपने अनुसार इसकी थ्योरी लिखोगे, कहाँ कहाँ पे कौन सा बिंदु है उसके निर्देशांक, फिर इसका विस्थापन हुआ वो एक जीवा के रूप में हुआ। फिर जो जीवा है उसको अपन ने दो प्रकार से लिखा कि भाई एक तो OP के अनुदिश और एक OP के लंबवत, ये इसकी अर्य दिशा ये इसकी अनुप्रस्थ दिशा, जहाँ पे इसके वेग के घटक u और v। ओके, तो इन चीजों को आप अच्छे से पढ़ना, ये आपके लिए समझिए बेस है। अब जो इसके आगे आएगा वो आएगा त्वरण, तो त्वरण में वेग काम में अपना आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आज अपनी पहली क्लास थी, आप इसको अच्छे से देखना, ये क्लियर हो जाएगा। u और v है इनके मान आपको याद रखने होंगे आगे के डेरिवेशन के लिए। ठीक है, जहाँ पे u है उसका मान कितना था डी आर बाई डी टी आर डॉट, और जो v है उसका मान r डी थीटा बाई डी टी यानी r थीटा डॉट। जो साइन डेल थीटा है जो अपने पास यहाँ पे ये देखो ये पद था, इसका यहाँ पे यदि आप जो साइन डेल थीटा है इसका प्रसार करोगे तब भी यही मान आएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए, आप इनमें से किसी भी एक तरीके से उसको अप्लाई कर सकते हो। ओके, नहीं तो ये यहाँ पे आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। देखिए ये स्टेप अपने पास आई थी, उसके बाद में अपन ने इसको ऐसे किया, तो आप इसके बजाय इसको ऐसे भी कर सकते हो, देख लीजिए थोड़ा सा। ये देखो प्रसार हो जाएगा किसका, लिमिट डेल के टेंड्स टू जीरो आर प्लस डेल आर, ये था साइन डेल थीटा, ये साइन डेल थीटा का प्रसार। करना क्या है, डेल थीटा जो उच्च घात है उनको नगण्य मानकर छोड़ने पर केवल ये एक घात रखेंगे और इसके आगे घात हो जाएंगे नगण्य, तो v का मान ये देखो इतना दिया जाएगा, v इक्वल टू लिमिट डेल के टेंड्स टू जीरो आर प्लस डेल आर, यहाँ से केवल डेल थीटा, आगे के सारे मान जीरो।
सॉरी अपोन में टी भी था, ये टी था, अपोन में समय अंतराल भी तो था ना टी, ठीक है। तो मान क्या बचेगा, देखिए लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 आर, ये डेल थीटा, जो डेल थीटा उसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे प्लस डेल आर डेल थीटा। अब जो डेल आर डेल थीटा है ये भी घात 2 हो गई, और जो 2 घात होती है उसको अपन छोड़ते हैं, जैसे इसे पहले वाले में किया, यहाँ पे भी क्यूब है, स्क्वायर है, सबको छोड़ेंगे, केवल एक घात है उसको अपन लेंगे, क्योंकि जो डेल आर है डेल थीटा है वो स्वयं बहुत है ना कम मान है, तो इनको आप मल्टीप्लाई कराओगे तो और भी कम मान प्राप्त होगा, ठीक है। तो केवल मान लिया जाएगा इसको लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 आर डेल थीटा बाय डेल टी, या v इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी टी, v इज इक्वल टू आर थीटा डॉट, दोनों सेम है। डेल आर डेल थीटा को मैं करने लेने का, तो ये देखो यहाँ पे जो इसका प्रोसेस है इसके दो तरीके हैं, आपको जो ठीक लगे आप उनमें से एक तरीका अप्लाई करके आ जाना, ओके। तो ये अपना पहला डेरिवेशन था आज, अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग। उम्मीद करते हैं आपके अच्छे समझ में आया होगा, अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो एक दो बार और देख लेना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नमस्कार।